Hello students, welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 21st January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट हवाना सिंड्रोम. ना सबसे पहले हवाना सिंड्रोम को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे समझते हैं हवाना क्या है. तो नॉर्थ अमेरिका के पास करेबियन सी में वी हैव एन आइलैंड नेशन विच इज़ कॉल्ड एज क्यूबा. तो क्यूबा की कैपिटल है हवाना और उस हवाना के साथ जुड़ा हुआ है एक सिंड्रोम जिसे कहा जाता है हवाना सिंड्रोम. नाउ पहले हम हवाना सिंड्रोम क्या है इसके बेसिक को इसके बैकग्राउंड को क्लियर करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में इससे रिलेटेड क्या कहा गया है. अगर हम हवाना सिंड्रोम के बैकग्राउंड को देखें तो इट गोज़ बैक टू 2016. 2016 में ये न्यूज़ आती है दैट यूएसए के कुछ डिप्लोमैट्स और जो कुछ एम्प्लॉयज़ हवाना में स्टेशनड हैं. हवाना विच इज़ कैपिटल ऑफ क्यूबा. दे वर रिपोर्टेड फीलिंग इल. उनकी तबीयत ख़राब हुई एंड मोस्ट ऑफ देम दे वर हेयरिंग some strange sounds and some they were experiencing some odd physical sensations. Mostly जो symptoms थे nausea, severe headache, fatigue, dizziness, sleeping problem, hearing loss तक देखने के लिए आया. एंड उस टाइम पे इन इस पूरे रेंज ऑफ सिम्टम्स को जो वहाँ पे देखने के लिए मिले इन्हें बोला गया हवाना सिंड्रोम. ना यहाँ पे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हुई. जैसे कि कुछ लोगों को वहाँ पे वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग में दिक्कत हुई, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ गई और परमानेंट इंसोम्निया और हेडेक तक की प्रॉब्लम हो गई. कुछ अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ के जो सिम्टम्स थे वो रिजॉल्व हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके जो सिम्टम्स थे वो और आगे आगे प्रोलॉन्ग होते गए एंड दे हैव अफेक्टेड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग इन देयर लाइव्स. तो इस पूरी चीज़ को जो कि 2016 में सामने आती है स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स जो कि यूएसए के डिप्लोमैट्स या फिर यूएसए के जो एम्प्लॉयज़ थे जो हवाना में स्टेशन थे उनमें ये दिक्कत देखने के लिए मिली. जिसके बाद यूएसए का नेशनल एकेडमीज़ ऑफ साइंस NAS इन्होंने एक स्टडी की और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली. अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट ये जो रेंज ऑफ सिम्टम्स हमें हवाना सिंड्रोम में दिख रहे थे उन्होंने कहा कि इसको लेकर 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. पहली इन्फेक्शन, देन दे कुड बी सम यूज़ ऑफ केमिकल्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फोर्थ दे यूज्ड वाज माइक्रोवेव एनर्जी. कि इन्फेक्शन हो सकती है, केमिकल्स हो सकते हैं, ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर बेस्ड हो सकता है और चौथी कंडीशन उन्होंने वहाँ पे शो की कि ये माइक्रोवेव एनर्जी का इफ़ेक्ट भी हो सकता है. ना अभी तक हवाना सिंड्रोम को लेकर जितने भी एनालिसिस हुए हैं उनमें से सिर्फ NAS की जो रिपोर्ट है यही अभी तक क्लियर और थोड़ी डिटेल एस्टिमेशन दे रही है कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा. इससे पहले भी कुछ और अटेम्प्ट्स कुछ बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने किए, कुछ साइंटिस्ट ने कवर किए एंड दे वर मेनली टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल इलनेस. कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जो डिप्लोमैट्स थे वो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये फॉरेन मिशंस ये सब एक तरह का स्ट्रेस क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से जो डिप्लोमैट्स थे उनके ब्रेन में अबनॉर्मैलिटीज़ आई एंड ये रेंज ऑफ सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं. तो इससे पहले मेनली साइकोलॉजिकल इलनेस को ही प्रोमिनेंटली कहा जा रहा था. बट इस रिपोर्ट के अंदर जो बड़ी चीज़ निकल के आती है यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ डायरेक्टेड पल्स्ड माइक्रोवेव रेडिएशन एनर्जी. सो NSA की रिपोर्ट में ये जो सेंटेंस लिखा गया इन टर्म्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन एनर्जी एंड उसके लिए 2 वर्ड्स यूज़ किए गए. दे हैव कॉल्ड इट डायरेक्टेड एंड पल्स्ड एनर्जी. इसका मतलब क्या है? नाउ डायरेक्टेड एंड पल्स्ड अगर हमने यूज़ कर लिया तो इट लीव्स नो रूम ऑफ कन्फ्यूजन एंड इसमें हम स्टेट कर रहे हैं कि जो विक्टिम्स हैं जो ये सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उनको एक्सपोज किया गया, उनका माइक्रोवेव एनर्जी के साथ एक्सपोजर किया गया एंड दैट एक्सपोजर वाज टारगेटेड एंड ये कोई कॉमन सोर्स ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी की वजह से नहीं हुआ है, ये टारगेटेड
पल्स्ड माइक्रोवेव एनर्जी की तरफ हुआ है। तो ये जो टर्म डायरेक्टेड पल्स्ड माइक्रोवेव रेडिएशन एनर्जी है, तो इसका मतलब कि ये एक टारगेटेड अटैक था, ये इस NAS रिपोर्ट के अंदर कहा गया। एंड क्योंकि इस टारगेट के बाद जो इमीडिएट सिम्टम्स पेशेंट्स में आए थे, दे वर सेंसेशंस ऑफ पेन एंड सम बजिंग साउंड, एंड वो भी दे वर सेइंग कि इट वाज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन अ स्पेसिफिक स्पॉट इन अ रूम, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में वॉर्न भी किया गया कि अगर इन फ्यूचर ऐसे एपिसोड्स होते हैं तो इसको लेकर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हमें इस्टेब्लिश करना होगा फॉर सच सिमिलर इंसिडेंट्स। एंड उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो फ्यूचर इंसिडेंट्स हैं वो शायद और भी डिस्पर्स्ड हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, एंड दे कैन बी इवन मोर डिफ़िकल्ट टू रिकग्नाइज दैट क्विकली। तो कमिटी के अकॉर्डिंगली ये जो डायरेक्टेड पल्स्ड माइक्रोवेव रेडिएशन एनर्जी है, ये सबसे बड़ा प्लॉजिबल मैकेनिज्म हो सकता है। हाउएवर कमिटी ने जो बाकी पॉसिबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं अभी तक उनको रूल आउट नहीं किया है। ये भी कंसिडर कर रही है कि देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से कुछ केसेस डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पीपल। कुछ लोगों में जो प्रॉब्लम है वो तुरंत रिजॉल्व हो गई है और कुछ लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा लिंगर अप हो चुकी है। तो डिफरेंट केसेस जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स। एंड लास्टली इस रिपोर्ट में जो सोर्स है वो मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ये एनर्जी इंटेंशनली डिलीवर की गई थी तो उसका जो सोर्स है वो मेंशन नहीं है। इवन दो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च माइक्रोवेव वेपन्स को लेकर चल रही है, लेकिन स्टिल इसके सोर्स को साइट नहीं किया गया है। इसके बाद ऑफ कोर्स USA का भी रिएक्शन आता है, एंड USA ने क्यूबा को एक्यूज़ किया दैट दे आर कैरिंग आउट सच अटैक्स। हाउएवर क्यूबा ने डिनाई किया कि दे डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ सच इलनेस, पहले ऐसा कभी उनके नॉलेज में तो कभी नहीं आया है। जिसके बाद इवन USA ने कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए इनटू देयर न्यू डिफेंस ऑथराइजेशन बिल, ताकि वो लॉन्ग टर्म इमरजेंसी केयर बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे सके। तो तब ये पूरा का पूरा चीज़ 2016 में ये हवाना सिंड्रोम यहाँ से शुरुआत होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टू नो व्हाट आर माइक्रोवेव वेपन्स, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टेड पल्स्ड माइक्रोवेव रेडिएशन एनर्जी की बात हुई है। तो माइक्रोवेव वेपन्स दे आर बेसिकली डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, मतलब इनको एम किया जाता है विद हाईली फोकस्ड एनर्जी। ओके, ये एनर्जी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सोनिक, लेज़र और माइक्रोवेव। तो टारगेट के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली एम किया जाता है विद सच हाई फोकस्ड एनर्जी। ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाटर होता है उसे हीट अप कर देती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में जो वाटर है वो हीट अप हो जाता है, तो दैट लीड्स टू डिस्कम्फर्ट एंड पेन। ये बेसिकली जिस तरह हमारे किचन अप्लायंस वर्क करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो माइक्रोवेव अवन है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेट्रॉन। ये जो मैग्नेट्रॉन जो कि ट्यूब होती है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें अलग अलग वेव्स आती हैं, तो हमारे माइक्रोवेव के अंदर जो मैग्नेट्रॉन है ये माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करता है। नाउ अवन की जो मेटल बॉडी होती है, जो मेटल इंटीरियर होता है, उसके अंदर ये जो वेव्स हैं ये बाउंस बैक करती रहती हैं, एंड अल्टीमेटली जो फूड हमने माइक्रोवेव में रखा होता है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही हमारे फूड ने माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब किया, तो माइक्रोवेव्स फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसे एजिटेट करना शुरू कर देता है, और उनकी जो वाइब्रेशन है, जो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है, दैट प्रोड्यूसेस हीट, जिसकी वजह से जो फूड है वो कुक होता है। इसीलिए जब माइक्रोवेव में हम ऐसा फूड रखते हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, हाई वाटर कंटेंट, वो उतनी ही जल्दी कुक होता है इफ़ वी कंपेयर दिस टू एनी ड्रायर फूड। तो सेम मैकेनिज्म। तो माइक्रोवेव्स बेसिकली क्या कर देती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे हीट अप दी वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें जहाँ पे हम कह रहे हैं कि ऐसी माइक्रोवेव्स शायद ह्यूमन बॉडी के ऊपर टारगेट की गई हैं इन केस ऑफ हवाना सिंड्रोम, तो उसने वाटर कंटेंट को हीट अप किया, जिसकी वजह से डिफरेंट types of pain and discomfort the various individuals have experienced. So there are many countries जिन्होंने माइक्रोवेव वेपन्स को डेवलप किया हुआ है,
and it can target both human as well as electronic systems. And in सब कंट्रीज में से चाइना वाज फर्स्ट वन टू पुट इट्स माइक्रो वेपन ऑन डिस्प्ले. सबसे पहले चाइना ने 2014 में अपने माइक्रो वेपन को, जिसे वो कहते हैं पॉली WB1, इसे अपने एयर शो के अंदर डिस्प्ले किया था. एंड USA हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड सच माइक्रोवेव स्टाइल वेपन, जिसे वो एक्टिव डिनायल सिस्टम कहते हैं. एंड दिस इज़ बेसिकली देयर फर्स्ट नॉन लीथल वेपन. एंड यही कंसर्न था कि जो अमेरिकन डिप्लोमैट्स और उनके जो फैमिली मेम्बर्स जो क्यूबा और चाइना में भी थे, they were suspected to have been targeted using these microwave weapons, and इस पूरी चीज़ को कहा गया हवाना सिंड्रोम. अब देखते हैं हवाना सिंड्रोम को लेकर आज के न्यूज़पेपर में क्या कहा गया है. और अब फाइनली CIA, विच इज़ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्होंने कंक्लूड कर दिया है कि जो सिम्टम्स US डिप्लोमैट सफ़र कर रहे थे, जिसे हवाना सिंड्रोम डब किया गया, दे वर नॉट टारगेटेड बाय अ फॉरेन पावर. ये किसी भी फॉरेन पावर के थ्रू टारगेटेड नहीं थे, ये CIA ने कंक्लूड किया है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट एग्ज़ामिनेशन, जो कि इंडिया के अंदर किसी भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसे कहा जाता है नीट. तो नीट में जो एडमिशन्स, जो सीट अलोकेट होती हैं, दैट इज़ बाय यूजिंग दी ऑल इंडिया कोटा. तो इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने OBC रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अप्रूव कर दिया है, उसे अपहेल्ड किया है. तो पहले हम इस पूरी न्यूज़ आर्टिकल का बेसिक समझेंगे. बेसिक क्लियर होने के बाद वी विल अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है, ये जो फैसला आया है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है. सबसे पहले नीट को लेकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. सो नीट, विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इंडिया में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो टेस्ट आप देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नीट. नाउ आपको याद भी होगा, आपने सुना भी होगा, 2016 से पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, जिसे AIPMT कहते थे. ये AIPMT नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, जिसके थ्रू मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था. तो AIPMT अलग होता था, वेयर एज जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे वो अपना अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते थे फॉर देयर ओन सीट्स, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता था. फॉर एग्जांपल पंजाब PMT, राइट. तो पहले AIPMT, ऑल इंडिया PMT और स्टेट PMTs होते थे. लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर एक जो न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया था, विच इज़ 10D, इसे अप्रूव किया. नाउ इस सेक्शन के थ्रू इंडिया भर में यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट था, उसे अप्रूवल मिला. तो मतलब इंडिया में जितने भी मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल चाहे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हों, अब वहाँ पे एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना शुरू हुआ, एक कॉमन टेस्ट होना शुरू हुआ फ्रॉम 2016. एंड जिसकी वजह से जो हमारा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट था 1956, इसको भी रिपील कर दिया गया और इसे रिप्लेस किया गया बाय नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019. ये इम्पॉर्टेंट है. नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आता है. अब ये जो पूरा का पूरा कॉमन एंड यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट है, इट इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA इसे कंडक्ट करता है. नाउ नीट को समझने के बाद अब समझते हैं ऑल इंडिया कोटा स्कीम क्या है. तो ये जो ऑल इंडिया कोटा है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 में इसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस किया गया, बेसिकली टू प्रोवाइड डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़. कोई भी ऐसा स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया जो कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहता है विच इज़ लोकेटेड इन अदर स्टेट, उन्हें डोमिसाइल फ्री मेरिट के ऊपर बेस्ड एडमिशन मिले, उसे लेकर ऑल इंडिया कोटा स्कीम इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 15% सीट्स को रिजर्व किया गया फॉर ऑल इंडिया कोटा,
एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 50% सीट्स को रिजर्व किया गया। बाकी का जो चंक है जो सीट्स का, वो जो स्टूडेंट हैं जो डोमिसाइल्ड हैं इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, उन स्टूडेंट्स को बाकी की सीट्स जाएंगी। जो रिजर्व हो गई हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट का विदाउट हैविंग डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट could take admission। इसे कहा जाता है ऑल इंडिया कोटा स्कीम। नाउ 2007 तक इस ऑल इंडिया कोटा के अंदर कोई भी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेड नहीं थी, बट 2007 में एक केस होता है अभिनाथ वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट SC और ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है उसे इंट्रोड्यूस कर देती है इन ऑल इंडिया कोटा। तो 2007 में 15% सीट्स शेड्यूल कास्ट और 7.5% सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हुई। 2000 में पहली बार ऑल इंडिया कोटा के अंदर रिजर्वेशन के बेसिस पे सीट्स को रिजर्व किया गया। देन 2007 में हमारे पास आता है दी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एडमिशन एक्ट, जिसके थ्रू हमारा जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उन्हें 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई। ये जो स्कीम थी ये बाकी की जितनी भी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी वहाँ पे लागू हुई। हर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के अंदर 27% OBC कोटा रखा गया, लेकिन ये अभी तक ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो हमारा AIQ था इसके अंदर एक्सटेंड नहीं की गई थी। देन 2007 के बाद 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दी गई थी, वो भी बाकी सारी जो हमारी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी वहाँ पे इसको अप्लाई किया गया। और ये भी अभी तक जो नीट एग्जामिनेशन के अंदर ऑल इंडिया कोटा जो था उसमें अप्लाइड नहीं था। लेकिन 2019 के बाद OBC EWS कोटा, 2007 में OBC कोटा, ये अल्टीमेटली ऑल इंडिया कोटा स्कीम का हिस्सा बनता है जुलाई 2021 में, जब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अनाउंस करती है कि अब से 27% रिजर्वेशन OBC के लिए एंड 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसे जो नीट एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया कोटा जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसे लेकर नाउ आफ्टर दिस डिसीजन अब रिजर्वेशन फॉर OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी विद इन AIQ विल बी ऑफर्ड इन द मेडिकल कॉलेजेस फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। एंड पिछले कुछ हफ्तों में हम वैसे भी नीट के ऑल इंडिया कोटा को वैसे भी डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो कोटा केस था ये चल रहा था। एंड उसके बाद अब OBC कोटा को भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नीट एग्जामिनेशन है ये एक तरह की फॉर्मल इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर रहा है। अब कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो कैंडिडेट्स हैं दे आर अपीयरिंग। हाउएवर हमारे इंडिया के जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं, वो यहाँ से दूर नहीं होती। वो हमारी बैकवर्ड क्लासेस जिनके पास एक्सेस टू एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हर किसी के लिए इक्वल नहीं है, हर किसी के लिए कॉमन नहीं है। सो वी नीड टू सपोर्ट दी बैकवर्ड क्लासेस एंड उनके लिए OBC की जो 27% रिजर्वेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ हूथी रेबल से रिलेटेड है। तो रिसेंटली दिस वीक वी सॉ दैट हूथी रेबल्स अटैक्ड UAE। उन्होंने UAE के अंदर जो पेट्रोलियम टैंकर्स थे वहाँ पे एक्सप्लोजन क्रिएट किया। एंड हमने हमारी मंडे की वीडियो में पूरा जो येमेन का जो क्राइसिस था उसे डिस्कस किया था। हूथी रेबल्स कौन है, ये पूरी इक्वेशन क्या है, उसे हमने समझा था। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी है सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मंडे और ट्यूसडे की वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में येमेन क्राइसिस को कवर किया है। इसे लेकर UAE की स्टेटमेंट आई है कि जो हूथी रेबल्स हैं विच आर बेसिकली येमेन्स ईरान इलाइड रेबल्स, इन रेबल्स को बेसिकली ईरान की सपोर्ट है, इसलिए इनको ईरान इलाइड रेबल्स भी कहा जाता है।
इन्होंने यूएई पे मल्टीपल अटैक्स किए, जिनमें से एक अटैक ऑयल रिफाइनरी पे हुआ, जो कि मुसफ़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट था. देन देयर वर सम इंसिडेंसेस ऑफ अटैकिंग आबू धाबीज एयरपोर्ट एज वेल. उसके बाद दुबई एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया, और साथ ही में कुछ ड्रोन्स जो थे वो कुछ और साइट्स पे भी टारगेट किए गए. तो बेसिकली ये जो अटैक्स किए गए, दे वर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल एंड ड्रोन्स. एंड इन्होंने यूएई में जो सिविलियन साइट्स थी उनको भी टारगेट किया. यूएई बहुत रेयरली अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिस्कस करता है, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी डिटेल के अंदर कि कहाँ पे कौन कौन से एविडेंसेस मिले, इसे पब्लिकली साइट किया है. ना अगर हम ब्रीफली सम करें कि ये पूरी सिचुएशन क्या है, तो येमेन ऐसा कंट्री जो कि एक मल्टी साइडेड कॉन्फ्लिक्ट में है. दुनिया का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस येमेन फेस कर रहा है. यहाँ पे मल्टीपल नेशनल फोर्सेस, मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे हैं, चाहे वो रीजनल हो, लोकल हो, इंटरनेशनल हो. इंटरनेशनल की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक रेबल ग्रुप है येमेन के अंदर, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिन्हें कहा जाता है हूथीज़. और ये जो हूथीज़ हैं इनको ईरान बैक करता है, इनको ईरान सपोर्ट करता है. हूथीज़ येमेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके अगेंस्ट अपना रेबल कंडक्ट करते हैं. एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ येमेन है, ही टेक्स द सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया फर्स्ट. तो पहले तो सऊदी अरेबिया इज सपोर्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ येमेन. एंड रिसेंटली यूएई भी इस कोलिशन में साथ आता है. तो प्रेसिडेंट ऑफ येमेन को सऊदी अरेबिया और यूएई की सपोर्ट है, और इनकी कोलिशन आर्मी जो है दैट वाज फाइटिंग अगेंस्ट हूथीज़, जिसकी वजह से ही देखने के लिए मिलता है कि कुछ टाइम पहले हूथीज़ ने सऊदी अरेबिया में अटैक किया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है उनके प्रेसिडेंट को. एंड देन उन्होंने अब यूएई पे भी अटैक किया, क्योंकि यूएई भी उनके प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा है. कल हमने जब सेम इशू डिस्कस किया, हमने देखा कि क्योंकि हूथीज़ ने यूएई पे अटैक किया, तो इसका बदला सऊदी अरेबिया ने लिया. सऊदी अरेबिया ने येमेन की कैपिटल सना, जिसके ऊपर हूथीज़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की. 2019 के बाद से दिस वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट एयर स्ट्राइक विच वाज कंडक्टेड इन येमेन. 2019 की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उससे पहले 2018 में यहाँ पे सीज़ फायर होती है, एंड वर्ल्ड का वर्स्ट क्राइसिस येमेन फेस कर चुका होता है. अब उसके बाद 2022 में जो सिचुएशन है वो दोबारा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंस्टेबल हो गई है. कल की वीडियो में हमने देखा कि इस पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जियो पोलिटिकल लोकेशन की वजह से भी. इस येमेन के पास रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब है, जहाँ से वर्ल्ड की मेजर ऑयल शिपमेंट्स पास करती हैं. बिकॉज ये जो पूरा एरिया है दिस इज़ रिच इन ऑयल, एंड इसीलिए एक इनस्टेबिलिटी की वजह से जो ऑयल प्राइसेस थे वर्ल्ड लेवल पे वो भी वहाँ से फ्लक्चुएट करना शुरू कर चुके हैं. तो नज़र बनाए रखिए आप. हमने इससे जुड़ी जो मैप बेस्ड एक्सरसाइजेज थी वो अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर ली थी. आज फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. द लोकेशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, येमेन, यूएई, कौन कौन सी गल्फ्स हैं वहाँ पे, कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं. एंड जिन्होंने ये इशू मिस कर दिया है, प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है. तो कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट को ऑल्टर कर सकता है, उसे पहले स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी से क्लियरेंस लेनी होती है. एंड जब ये क्लियरेंस मिल जाती है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. आप इसे काफ़ी डिटेल में अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ते हैं. फ़िलहाल याद रखेंगे, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच कैन ऑल्टर द नेचुरल इन्वायरमेंट, पहले उसकी प्रॉपर असेसमेंट होती है. देखा जाता है कि ये कितना डैमेज कर सकता है, क्या ये अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल है. अगर ये अनअवॉइडेबल है तो इसको किस तरीके से मिटिगेट किया जाए और कौन से मेजर्स लिए जाएं. राइट, सपोज़ कहीं पे अगर पेड़ कट रहे हैं तो पहले कहीं और एफॉरेस्ट्रेशन की जाए, लोकेशन जो प्रोजेक्ट की है वो सही है या नहीं. कुछ इस तरीके के पैरामीटर्स पे असेसमेंट की जाती है, जिसे कहा जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट.
इसे लेकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिसीजन लिया कि अब वो स्टेट्स को रैंक करेंगे और इंसेंटिवाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड टाइमलाइंस इन द ग्रांट ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। मतलब जितनी जल्दी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगी उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स, उतने ज़्यादा स्टार्स उस पर्टिकुलर स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी को दिए जाएंगे। नाउ ये जो डिसीजन है इसने काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, क्योंकि यहाँ से ये नोशन निकल रहा है कि क्या सेंटर प्रोजेक्ट्स की क्विक जो अप्रूवल है उसकी तरफ ध्यान दे रही है, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसीज हैं वो अच्छे से प्रॉपरली डिटेल में काम करें। दे शुड टेक देयर टाइम एंड सी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसे असेस करना और उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उसे कंक्लूड करना। लेकिन इसको लेकर क्योंकि फास्टर जो जितनी जल्दी फास्ट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करेगा, फास्ट डिसीजन लेगा, उतने उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे। एंड ये कहा जा रहा है कि फास्ट जो हाई रेट ऑफ क्लियरेंसेस हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये तब होंगे जब जो एजेंसीज़ हैं, जो असेसमेंट एजेंसीज़ हैं, ये पूरी डिटेल में काम ही नहीं करेंगी। ऐसा हो सकता है कि वो एसेंशियल डिटेल्स जो हैं उसे मिस कर दें। यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बनाया गया, स्केल ऑफ 7 यहाँ पे निकलता है और कहा जाता है कि ऐसी स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एजेंसी जो कि प्रोजेक्ट को क्लियर कर रही है इन लेस देन 80 डेज़, उन्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। जो 80 डेज से ज़्यादा और 105 दिन के अंदर जो क्लियर कर रहे हैं उनको 1 मार्क मिलेगा। और ऐसी स्टेट एजेंसीज जिन्होंने 105 डेज से दिन बीत गए लेकिन प्रोजेक्ट को क्लियर नहीं किया तो उनको कोई मार्क नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया ये आता है कि जो भी प्रोजेक्ट स्टेट एजेंसीज़ के पास गए हैं, अगर लेस देन 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए साइट विजिट्स की गई तो ऐसे केस के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। लेकिन अगर स्टेट ने मोर देन 20% प्रोजेक्ट्स के लिए साइट विजिट्स किए बिफोर क्लियरेंसेस तो उनको 0 मार्क दिया जाएगा। तो ये जो पैरामीटर्स निकल रहे हैं इसको इन्वायरमेंटलिस्ट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव व्यू से देख रहे हैं। दे आर सेइंग कि दिस विल बेसिकली पुट द एंटायर स्टेट एजेंसी इनटू अ टाइम फील्ड और वो एफिशिएंसी मार्क्स लेने के लिए उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। जल्दी से प्रोजेक्ट को क्लियर करो और ज़्यादा अच्छे नंबर लो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। एंड दे आर सेइंग कि जो सोल प्रिंसिपल है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का वो यहाँ पे डिफीट होता है। हालांकि इसे लेकर यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने ये कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को क्लियर करो, वो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को लेकर डिसीजन लो। उसे क्लियर करना है तो क्लियर करो, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, बट टेक अ डिसीजन। हाउएवर इसे इस लाइट में देखा जा रहा है दैट दिस विल पुट द स्टेट एजेंसीज, द मेंबर ऑफ द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसीज इनटू दैट फ्रेम कि वो जल्दी प्रोजेक्ट्स को क्लियर करें ताकि जो स्टेट एजेंसी है उसे ज़्यादा एफिशिएंसी मिले। तो वो ऐसी स्टेट एजेंसी जिसको 7 का स्कोर मिलता है या फिर 7 से ज़्यादा स्कोर मिलता है तो उसे 5 स्टार दिया जाएगा। ये जो पूरा डिसीजन है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का, राइट नाउ इट इज़ अंडर द क्लाउड्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.